वेलकम टू द केडी क्रिएटिव पॉइंट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पे सेलेक्ट कर ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। केडी क्रिएटिव पॉइंट कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया है जो अक्सर आपके एग्जाम में आता है और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए केडी क्रिएटिव पॉइंट लेके आता है जो आपको हूबहू एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कपड़ों के रंग का विरंजन करने वाला अभिकर्मक क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन ऑक्साइड? इसका सही जवाब होगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड सी में है, इसका जवाब होगा सी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसी से जुड़ा हुआ आपको सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। कपड़ों से दाग और धब्बे को हटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन ऑक्साइड का, नाइट्रोजन ऑक्साइड का, सिरका का या सल्फर मोनोऑक्साइड का? इसका सही जवाब होगा सिरका का, यानी सी जवाब होगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परमाणु संख्या अलग तथा परमाणु भार समान हो उसे क्या कहा जाता है? समभारिक कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है, आइसोटोप कहा जाता है या सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ए, उसे समभारिक कहा जाता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसी से जुड़ा हुआ सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रोटॉन संख्या समान हो और न्यूट्रॉन संख्या भिन्न हो उसे क्या कहा जाता है? आइसोटोप कहा जाता है, समस्थानिक आइसोटोप कहा जाता है, सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है या समस्थानिक कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा डी, यानी इसे समस्थानिक कहा जाता है। देखिए ना किस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ और इसका जवाब भी अलग अलग हो गया। इस तरह के आप लोग को अक्सर एग्जाम में देखने के लिए क्वेश्चन मिलता होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिए, हो सके तो अपने कॉपी में इसे राइट डाउन कर ले ताकि इसको आप हमेशा के लिए याद रख सकें। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। कपूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल कौन से यौगिक विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? आसवन विधि द्वारा, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा या क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा? इसका सही जवाब होगा ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, यानी इसका बी जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा आपको। नमक, चीनी, फैक्ट्री, थोता, अल्कोहल सभी जो किस द्रव में घुलते हैं? ऑक्सीजन में, वसा में, जल में या नाइट्रोजन में? ये जो घुलते हैं जल में, यानी सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। वार्निश, कपूर, चमड़ा, आयोडीन किस द्रव में घुल जाते हैं? इसमें अल्कोहल में, नाइट्रोजन में, जल में या ऑक्सीजन में? इसका सही जवाब होगा अल्कोहल में, यानी इसका सही जवाब होगा ए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तेल, वसा, घी, मोम किस द्रव में घुल जाते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड में, बेंजीन टेट्राक्लोराइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में या कार्बन टेट्राक्लोराइड में? इसका सही जवाब होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड में। कार्बन टेट्राक्लोराइड डी में है, यानी इसका आंसर डी होगा। देख रहे हैं ना किस तरह का सवाल आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। रबर किस में घुलनशील है? कार्बन डाइसल्फाइड में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, नेफ्ता में या कार्बन सल्फाइड में? इसका सही जवाब होगा
नेफ्ता में, यानी सी इसका सही जवाब होगा। रबर जो घुलता है वो नेफ्ता में घुलता है, घुलनशील होता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब पूछा जा रहा है ये गंधक के बारे में। गंधक एवं लाल फास्फोरस किस में घुलनशील है? कार्बन टेट्राक्लोराइड में, कार्बन सल्फाइड में, नेफ्ता सल्फाइड में या कार्बन डाइसल्फाइड में? इसका सही जवाब होगा कार्बन डाइसल्फाइड में। किस में है? यानी डी में इसका सही जवाब होगा, यानी डी इसका आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अमोनिया गैस बनाने के हेबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? जस्ता का चूर्ण का, लोहे के चूर्ण का, प्लेटिनम का चूर्ण का या शीशे का चूर्ण का? इसका सही जवाब होगा लोहे का चूर्ण का। लोहे का चूर्ण आपको बी आंसर इसका होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसी से जुड़ा हुआ आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अब इसमें पूछा जा रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? प्लेटिनम का चूर्ण, जस्ता का चूर्ण, शीशे का चूर्ण या लोहे का चूर्ण? इसका सही जवाब होगा ए, यानी प्लेटिनम का चूर्ण। सल्फर अम्ल में बनाने की संपर्क विधि जो कहलाती है वो प्रयोग किया जाता है वो प्लेटिनम का चूर्ण का। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की शीश कक्ष विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? ब्रोमीन के ऑक्साइड का, सल्फर के ऑक्साइड का, कार्बन के ऑक्साइड का या नाइट्रोजन के ऑक्साइड का? इसका सही जवाब होगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का, यानी इसका सही जवाब होगा डी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड का, क्यूप्रिक क्लोराइड का या जाइमेस एंजाइम का? इसका सही जवाब होगा जाइमेस एंजाइम का। जाइमेस एंजाइम आपको डी में है, इसका जवाब होगा डी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। इस तरह के क्वेश्चन बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप देख रहे होंगे कि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपके लिए मैं लगातार लेते आ रहा हूं। अगर आपको इस तरह का वीडियो और भी देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में चल जाए, साइंस पेपर और आर्ट्स पेपर और मैथ पेपर के क्वेश्चन देख सकते हैं। आपको सारे क्वेश्चन जो साइंस पेपर और आर्ट्स पेपर को देखने के लिए मिलेगा वो सारा क्वेश्चन सिमिलर टाइप का है, यानी एक दूसरे से मिलता जुलता हो लेकिन उसका जवाब अलग अलग होता है। जिस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन केडी क्रिएटिव पॉइंट आपको प्रोवाइड करता है और आपके लिए लेके आता है। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम क्लोराइड का, जाइमेस एंजाइम का, क्यूप्रिक क्लोराइड का या सोडियम क्लोराइड का? इसका सही जवाब होगा क्यूप्रिक क्लोराइड का, यानी सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तन करने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? जाइलम एंजाइम का, फाइलम एंजाइम का, फ्लोएम एंजाइम का या जाइमेस एंजाइम का? इसका सही जवाब होगा फाइलम एंजाइम का, यानी इसका जवाब होगा बी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला उपधातु अधातु क्या है? उपधातु अलग होता है और अधातु अलग होता है। चलिए देखते हैं, लेकिन इसमें पूछा क्या जा रहा है अधातु कौन सा है? सिलिकॉन है, ब्रोमीन है,
कार्बन है या ऑक्सीजन है? ये ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसका जवाब क्या होता है। इसका जवाब जो होगा वो होगा ब्रोमीन। इसी से मिलता जुलता हुआ 18 नंबर का क्वेश्चन का आपको देखना होगा। 18 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है कौन सा? उसमें क्या पूछा गया था, उपधातु अधातु के बारे में। इसमें क्या पूछा जा रहा है, सिर्फ धातु के बारे में। लेकिन इसका जवाब जो होगा कुछ अलग होगा। पीतल होगा, पारा होगा, चांदी होगा या सोना होगा। इसका सही जवाब है पारा होगा, यानी बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांसा किन किन धातुओं से मिलकर बनता है? कांसा जो बना होता है वो किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है? तांबा और जस्ता मिलकर बना होता है, तांबा और टीन मिलकर बना होता है, या तांबा और कांसा के द्वारा बना होता है, या तांबा या सोना मिलकर बना होता है। इसका सही जवाब होगा तांबा और टीन से मिलकर कांसा बनता है, यानी इसका जवाब होगा बी। अब पूछा जा रहा है इसमें पीतल के बारे में कि पीतल जो है किन किन धातुओं से मिलकर बनता है। तांबा और सोना से मिलकर बनता है, तांबा और चांदी से मिलकर बनता है, तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है, या तांबा या और लोहा मिलकर बनता है पीतल। इसका सही जवाब होगा तांबा और जस्ता मिलकर पीतल बनता है। इसका जवाब होगा सी। देख रहे हैं ना, सिमिलर टाइप का लगातार क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है और इसी तरह का क्वेश्चन आपको आगे भी देखने के लिए मिलेगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि इस तरह का क्वेश्चन आपको अगर मिल रहा है देखने के लिए तो आप इसको कॉपी में राइट डाउन कर ले, ताकि इसको आप हमेशा के लिए याद रख सके। आप जितनी बार कॉपी में इसे लिखेंगे उतनी बार आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा, और याद एक बार हो जाने से आपका होगा कि एग्ज़ाम में कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा और अपना जवाब सही पूर्वक दे सकेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रोटॉन की खोज 1886 ईस्वी में किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टले ने, रदरफोर्ड ने, जेम्स चैडविक ने या गोल्डस्टीन ने? इसका सही जवाब होगा गोल्डस्टीन ने, यानी डी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसी से प्रोटॉन से जुड़ा हुआ है। प्रोटॉन से ही क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिला है 22 नंबर के क्वेश्चन में। प्रोटॉन का नाम 1920 ईस्वी में किसने दिया था? अच्छा, इस 21 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था किसने खोजा था, लेकिन उसका खोजने के बाद उसका जो नामकरण हुआ यानी नाम किसने दिया 1920 ईस्वी में, देखते हैं किसने दिया। इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिलता है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि खोजने वाला पे टिक कर देते हैं, तो कभी जो नाम दिया उस पर टिक कर बैठते हैं, आप लोग को कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। लेकिन आप जो केडी क्रिएटिव पॉइंट पे जितने भी आप क्वेश्चन साइंस के या आर्ट्स के देखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होना बंद हो जाएगा और अपना एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर दे सकेंगे। देखते हैं इसका जवाब क्या होता है। जोसेफ प्रिस्टले ने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने किया था या मार्कोनी ने किया था? इसका सही जवाब होगा रदरफोर्ड ने किया था, यानी इसका बी जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, अमोनिया से संबंधित क्वेश्चन है। 23 नंबर का क्वेश्चन, अमोनिया गैस की खोज किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने, हेनरी फोर्ड ने, जोसेफ प्रिस्टले ने या हेनरी कैवेंडिश ने? इसका सही जवाब होगा जोसेफ प्रिस्टले ने। जोसेफ प्रिस्टले जो है सी नंबर में है। और मैं बता दूं कि जोसेफ प्रिस्टले जो किया था वो 1771 ईस्वी में किया था अमोनिया गैस की खोज। क्योंकि कुछ एग्ज़ाम में आपसे ये भी पूछा जाता है कि अमोनिया गैस की खोज कौन से ईस्वी में हुआ था, तो आप इसे राइट डाउन कर ले। अगर आप लोग को पूछा जाए कि खोज कौन से ईस्वी में हुआ था तो 1771 ईस्वी में।
चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, इसी से संबंधित क्वेश्चन है। अब क्या पूछा जा रहा है, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने किया था? हेनरिक बेकुलर ने, पाउली ने, हेनरी कैवेंडिश ने या मेंडलीफ ने? ये जो हेनरी कैवेंडिश ने खोज किया था हाइड्रोजन गैस की। और अगर आपसे पूछा जाए इसका खोज कब किया गया था, तो इसका खोज किया गया था 1776 ईस्वी में हाइड्रोजन गैस की खोज किया गया था। इसलिए आप ईस्वी को राइट डाउन कर ले अपने कॉपी में। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब सोडियम से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। 25 नंबर के क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, सोडियम सिलिकेट तथा बेरियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? अच्छा, मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन है। क्राउन कांच कहलाता है, पोटास कांच कहलाता है, फ्लिंट कांच कहलाता है या पायरेक्स कांच कहलाता है? इसका जवाब होगा कि पायरेक्स कांच कहलाता है, यानी इसका जवाब डी होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब ये पूछा जा रहा है पोटेशियम से कि पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका का मिश्रण क्या कहलाता है? फ्लिंट कांच कहलाता है, पोटास कांच कहलाता है या क्राउन कांच कहलाता है या पायरेक्स कांच कहलाता है? देखते हैं इसका जवाब क्या होता है। इसका सही जवाब होता है कि फ्लिंट कांच कहलाता है, यानी इसका ए जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ही मुझे मोटिवेट करता है और इससे और भी ज़्यादा क्वेश्चन और भी बना के लाओ आपके लिए, वो मुझे प्रेरित करता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब पूछा जा रहा है 27 नंबर के क्वेश्चन में कि सीरियम ऑक्साइड तथा सिलिका का मिश्रण क्या कहलाता है? क्रुक्स कांच कहलाता है, सोडा कांच कहलाता है, पोटास कांच कहलाता है या मृदु कांच कहलाता है? इसका सही जवाब होगा क्रुक्स कांच कहलाता है, यानी इसका ए जवाब होगा। क्रुक्स कांच का हम लोग प्रयोग जो करते हैं वो धूप का चश्मा जो होता है आप लोग देखते होंगे, वो क्रुक्स कांच का ही बना होता है। हम उसको धूप के चश्मे के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। अब चलिए इसी से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। नहीं, ये अलग टाइप का, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। लगातार आपके लिए केडी क्रिएटिव पॉइंट आपको प्रोवाइड कर रहा है सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। आगामी एग्ज़ाम बहुत सारे होने वाले हैं, CDPO के, BPSC के और SSC के। इस तरह के एग्ज़ाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। निश्चित ही अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है तो आप अगर मेरे केडी क्रिएटिव पॉइंट मेरे वीडियो सारे देखते हैं तो आपको इसमें से कुछ ना कुछ 10 या 5 क्वेश्चन आपको हूबहू देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप हमेशा क्या कहता है कि इसको राइट डाउन कर ले इस तरह के क्वेश्चन को, ताकि आप लंबे समय तक इसको याद रख सकें। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वे परिवर्तन जो मानव के हित के लिए होता है वो क्या कहलाता है? वांछनीय परिवर्तन, मानव के अनुकूल मौसम, अवांछनीय परिवर्तन या रहने योग्य भूमि? इसका सही जवाब होगा वांछनीय परिवर्तन। वांछनीय परिवर्तन यानी ए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। वह परिवर्तन जो मानव जीवन के हित के लिए ना हो वो क्या कहलाता है? वांछनीय परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा, अवांछनीय परिवर्तन या भूस्खलन? इसका सही जवाब होगा अवांछनीय परिवर्तन, यानी सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है 30 नंबर के क्वेश्चन में कि काला शीशा के नाम से कौन जाना जाता है? सोना को कहा जाता है या पारा को कहा जाता है या हीरा को कहा जाता है या ग्रेफाइट को कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा डी, यानी ग्रेफाइट को कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसी से सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना कि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। काला शीशा का दूसरे नाम से
किस नाम से वो जाना जाता है। और काला शीशा का दूसरा नाम पूछा जाए, पहला नाम तो आपने देख ही लिया, ग्रेफाइट के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब क्या करता है एग्जामिनर कि थोड़ा डीपली जाने के लिए काला शीशा का दूसरा नाम पूछ देता है। तो दूसरा नाम पूछा जाए तो आप उसका जवाब दीजिएगा। सोना होगा, प्लम बेगो होगा, ग्रेफाइट होगा या हीरा होगा। इसका सही जवाब होगा प्लम बेगो होगा, यानी काला शीशा का दूसरा नाम होगा प्लम बेगो। अब यही आपको क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा एग्ज़ाम में आप लोग को, इस तरह के ही क्वेश्चन। क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, एक फॉर्म पे हज़ार फॉर्म पे एक फॉर्म पे 1000 लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। इस भीड़ को छांटने के लिए क्या एग्जामिनर क्या करता है कि वो क्वेश्चन को भास्ट कर देता है और उस तरह से वो उसको छांटता है, भीड़ को छांटता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग जब भी पढ़ रहे होते हैं तो आप अपना एक नोटबुक तैयार करें, साइंस पेपर का अलग, आर्ट्स पेपर का अलग, मैथ का अलग, यानी जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका एक एक अलग बुक कॉपी तैयार कर ले, ताकि उसको आप जो राइट डाउन करते हैं तो क्या होता है कि राइट डाउन करने से ज़्यादा दिन तक वो क्वेश्चन याद रहता है। क्योंकि आप वीडियो देखते हैं तो कोई भी वीडियो देख रहे होते हैं, कंसस नहीं होते उस वीडियो में, लेकिन आप जब लिख रहे होते हैं तो वो बहुत कंसस हो के उसका क्वेश्चन को लिख रहे होते हैं और उस जवाब को। तो इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप अपना जवाब ज़्यादा से ज़्यादा लिखा कीजिए किसी कॉपी में, जिससे आपको वो लंबे अवधि तक याद रह सके। चलिए, हमेशा की तरह मैं आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट लाता हूँ। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट बहुत ही कारगर है आप लोग के लिए, आगामी एग्ज़ाम जो होने वाली है उससे जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आप लोग के लिए लाता हूँ। चलिए देखते हैं। परमाणु की खोज 1808 ईस्वी में किसने किया था? परमाणु अगर पूछा जाए 1808 ईस्वी में जो खोज किया था वो जॉन डाल्टन ने किया था। कभी कभी आपको ईस्वी भी पूछ लिया जाएगा तो आप ईस्वी भी लिख सकते हैं कि 1808 ईस्वी में किया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अब पूछा गया है परमाणु से संबंधित। परमाणु संरचना की खोज 1913 ईस्वी में किसने किया था? परमाणु की जो खोज की संरचना का खोज किया था नील बोहर तथा रदरफोर्ड ने किया था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन है। आपको क्यों इम्पोर्टेंट फैक्ट इसलिए लाता हूँ कि वन लाइनर टाइप से कि आपका रिवीजन बार बार हो जाए, और अगर आप क्या कहते हैं क्वेश्चन कुछ याद किए हैं तो आप उसे देख लें कि और जल्दी आपका शॉर्ट टाइम में ये क्वेश्चन हो जाता है। चलिए चलते हैं। गति विषयक नियम 1687 ईस्वी में किसने दिया था? इसका जो दिया था वो न्यूटन ने दिया था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब ये रेडियो एक्टिवता की खोज 1896 ईस्वी में किसने किया था? इसकी जो खोज किया था हेनरी बेकलर ने किया था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। रेडियम की खोज 1898 ईस्वी में किसने किया था? रेडियम की जो खोज किया गया था 1898 ईस्वी में वो मैडम क्यूरी के द्वारा खोजा गया था। चलिए देखते हैं अगला। सापेक्षता का सिद्धांत की खोज 1905 ईस्वी में किसने किया था? 1905 ईस्वी में जो किया था वो एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था, सापेक्षता का सिद्धांत का खोज। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज 1831 ईस्वी में किसने किया था? माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे आप देख रहे हैं। अगर मेरा वीडियो इस तरह का पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितने भी मेरे वीडियो आप लोग को हमेशा मिलते रहें। चलिए अगले सवाल की ओर चले। एक्स किरणें की खोज 1895 ईस्वी में किसने किया था? विल्हेम रॉन्टजन ने।
चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वांटम सिद्धांत की खोज 1900 ईस्वी में किसने दिया था? अगर आपसे पूछा जाए क्वांटम सिद्धांत की खोज जो 1900 ईस्वी में किसने दिया था या किया था, तो वो था मैक्स प्लांक ने। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज 1905 ईस्वी में किसने किया था? एल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रवाह की जो खोज किया गया था 1905 ईस्वी में जो किया था वो था एल्बर्ट आइंस्टीन। विद्युत आकर्षण के नियम की खोज 1779 ईस्वी में किसने दिया था? 1779 ईस्वी में जो दिया था विद्युत आकर्षण के नियम की खोज वो था कूलम्ब। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। फोटोग्राफी धातु में की खोज 1826 ईस्वी में किसने किया था? जे निप्से ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। फोटोग्राफी से ही संबंधित आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। अब उसमें क्या पूछा गया था? फोटोग्राफी से संबंधित देखिए सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ना, इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि आप जब क्वेश्चन देख रहे होते तो उसको लिख ले कॉपी में। उसमें क्या पूछा गया? फोटोग्राफी से संबंधित धातु की खोज 1826 में किसने किया था? और अगला सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है? फोटोग्राफी कागज़। ध्यानपूर्वक आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए जाते होंगे तो ये देखिए कि उसमें क्या पूछा जा रहा है, ठीक ना। कागज़ पूछा जा रहा है या धातु पूछा जा रहा है। अगर कागज़ पूछा जाए तो उसका जवाब अलग होगा, ठीक। अगर फोटोग्राफी में कागज़ की खोज 1835 ईस्वी में किसने किया था? W. फॉक्स टालबोट ने। कुछ अलग टाइप का, अजीब टाइप का नाम देखने के लिए मिल रहा है और इस तरह का अंग्रेज का नाम होता है कि जल्दी याद भी नहीं रहता है, इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग इसे लिख लें। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। आवर्त सरणी की खोज 1869 ईस्वी में किसने किया था? आवर्त सारणी के बारे में पूछा गया, उसकी खोज जो हुई थी 1869 ईस्वी में थी, वो किसने किया था? मेंडलीफ ने। आपसे क्या हो सकता है कि आवर्त सरणी का ईस्वी भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आवर्त सरणी की खोज कौन से ईस्वी में की गई थी, तो आप लोग उसका जवाब दे सकते हैं 1869 ईस्वी में। इसलिए मैं आपके लिए जो लाया हूँ वो ईस्वी के साथ उसका खोजकर्ता को भी लाया हूँ ताकि आपको दोनों याद रह सके। अगर याद नहीं रह पा रहा है तो आप इसको लिख लें कि आप कभी भी अगर आप कंफ्यूज कर रहे हो तो आप अपने कॉपी उल्टा के देखें तो उसको आपको याद आ जाए कि कौन से ईस्वी में हुआ। विद्युत प्रतिरोध के नियम की खोज 1827 ईस्वी में किसने किया था? इसका जो खोज किया गया था विद्युत प्रतिरोध का G.S. ओम ने किया था। ये देखिए G.S. ओम। इस तरह का एसएससी के एग्ज़ाम में, बीपीएससी के एग्ज़ाम में, सीडीपीओ के एग्ज़ाम में और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, उसमें इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलता होगा और पूछा भी जाता है। वैसे ही क्वेश्चन आपके लिए केडी क्रिएटिव पॉइंट लेके आता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तैरने के नियम की खोज 1827 ईस्वी में किसने किया था? इसका जो खोज किया था आर्किमिडीज ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे सवाल है कि विद्युत अपघटन के नियम की खोज 1942 ईस्वी में किसने किया था? अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत अपघटन के नियम की खोज 1942 ईस्वी में किसने किया था तो आप आराम से जवाब दे सकते हैं फैराडे ने।
ये वन लाइनर क्वेश्चन है और आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट में ऐसे ही क्वेश्चन लाया हूँ जो वन लाइनर है। आप लोग को कन्फ्यूजन वाला भी क्वेश्चन देखने के लिए मिला है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिला, वन लाइनर क्वेश्चन देखने के लिए मिला, इस विषय से संबंधित क्या कहता है क्वेश्चन देखने के लिए मिला, खोजकर्ता से संबंधित क्वेश्चन देखने के लिए मिला। इस तरह के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए मैं KD क्रिएटिव पॉइंट लेके आया है। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो से कुछ लाभ मिल सके और वो अपने एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतर कर पाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।